हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल स्टेलर इंग्लिश लैब में स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो सेशन होगा, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का दूसरा वीडियो सेशन होगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के पहले वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 15 सवालों को देखा था जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश के 20 सवालों को देखेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं, एग्जामिनेशन में बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले आप वीडियो 1 और वीडियो 2 जरूर देख कर जाएं और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से होंगे वो सभी के सभी इजीली हल हो जाएंगे, बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन, ठीक है, मेड कंट्रीब्यूशन टू द, यानी कि जो गोल्ड स्मिथ और शेरिडन ने किस क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया, ठीक है ना। चलिए, कंट्रीब्यूशन का मतलब योगदान, कंट्रीब्यूशन का मतलब योगदान। ये जो दो बड़े राइटर थे गोल्ड स्मिथ और शेरिडन, इनका जो योगदान है वो किस फील्ड में है? नॉवेल की फील्ड में है, उपन्यास के फील्ड में है, नॉन फिक्शन राइटिंग है ना, जो कि फिक्शन नहीं है, फिक्शन से बाहर वाले जो राइटिंग्स है जैसे कि पोएट्री हो गया, वो नॉन फिक्शन हो गया। फिर इसके बाद पूछ रहा है पोएट्री, और तीसरा और चौथा कर है इंग्लिश स्टेज, यानी कि किस फील्ड में गोल्ड स्मिथ और शेरिडन ने अपना योगदान दिया है। देखिए, गोल्ड स्मिथ और शेरिडन ये दोनों बहुत बड़े मतलब ये प्ले राइट थे, मतलब नाटककार है ना। इसके अलावा गोल्ड स्मिथ नॉवलिस्ट भी थे, एक बहुत बड़े राइटर थे वो, ठीक है ना। शेरिडन एक प्ले राइट के अलावा एक बहुत बड़े सटायरिस्ट भी थे। तो कहने का मतलब है कि दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है कि दोनों नाटककार थे, दोनों प्ले राइट थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनका जो योगदान था वो इंग्लिश स्टेज को लेकर के था, ठीक है ना। तो चलिए, हमारा 1 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। गोल्ड स्मिथ और शेरिडन ने इंग्लिश स्टेज में अपना योगदान दिया था। 1 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कह रहा है क्या? द वर्ड ड्रामा है ना कम्स फ्रॉम वर्ड, यानी कि जो वर्ड ड्रामा है कहां से आया है, ठीक है ना। चलिए, लैटिन वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, स्कैंडिनेवियन से आया है और अमेरिकन से आया है। तो जो वर्ड ड्रामा है, ठीक है ना, ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है थिंग डन, यानी कि काम है ना, जो चीज लेके चला गया था उसका काम समाप्त हो गया, थिंग डन। इसका मतलब होता है, जिस ग्रीक वर्ड से ये आया है ड्रामा, उसका मतलब होता है थिंग डन। इसका मतलब है कि हमारा 2 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। जो वर्ड ड्रामा आया है वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है थिंग डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ मूव करते हैं। कह रहे कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच है ना केम टू बी नोन एज, जो स्टैंडर्ड जो ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच था, ठीक है ना, उसको हम किस नाम से जानते हैं? सेकंड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, न्यू इंग्लिश के नाम से जानते हैं, अमेरिकन इंग्लिश के नाम से जानते हैं और रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट में हम आरपी भी कहते हैं। हो सकता है कि रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन ऑप्शन में ना देकर के आरपी दे दे। जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच है, चलिए ठीक है ना, जो स्पीच है, तो अब देखिए, अब यहां से अगर अब बहुत ज्यादा अगर जानकारी नहीं है तो कॉमन सेंस भी कुछ काम करता है। कुछ सवाल कॉमन सेंस से हल होते हैं, यह स्पीच की बात है। और इन तीनों में ना किसी में स्पीच का बात नहीं झलक रहा है, लेकिन ये चौथा में ना प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, यानी कि यहां पर स्पीच वाली बात झलक रहा है। अगर हम डिटेल नहीं भी जानते हैं, बहुत ज्यादा हम मतलब हमारी तैयारी नहीं भी है, तो कुछ क्वेश्चन को गेस किया जा सकता है। जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच था उसको और किस नाम से जाना जाता था? तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। ये मिडिल क्लासेस और अपर क्लासेस के द्वारा अपनाया गया ये रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन था, जो लंदन के पब्लिक स्कूल में इसके माध्यम से ही पढ़ाई होती थी। इसको क्वींस इंग्लिश भी कहा गया है, किंग्स इंग्लिश भी कहा गया है, बीबीसी इंग्लिश भी कहा गया, मतलब इसको कई नाम दिया गया है ना। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन को कई नाम दिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच है इसको एक और नाम से पुकारा जाता है और वो है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन आरपी, ठीक है। यानी कि हमारा 3 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आइएगा नंबर 4 में। कह रहा है क्या? द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शन इज ऑफ टाइप, जो एंग्लो सेक्शन जो थे उनका लिटरेचर किस नेचर का था, उनका लिटरेचर कैसा था?
ठीक है ना, राजनीतिक पॉलिटिकल था, रिलीजियस धार्मिक था, कॉमेडी कॉमेडी मतलब हंसाने वाला था, या सेंटिमेंटल मतलब भावुक करने वाला था। उनका लिटरेचर, उनका साहित्य कैसे साहित्य होते थे। तो जो एंग्लो सेक्सन जो ट्राइब थे जिन्होंने इंग्लैंड पर यूरोप से इंग्लैंड में बस गए थे, यूरोप से आने के बाद उन्होंने इंग्लैंड पर अटैक किया, इंग्लैंड में जाकर बस गए। इनके जो लिटरेचर जो होते थे मुख्य रूप से वो रिलीजियस होते थे, धार्मिक होते थे, धार्मिक टाइप के होते थे उनके लिटरेचर। यानी कि हमारा जो 4 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में करें क्या, इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। किस फैमिली से इंग्लिश बिलोंग करता है, यानी कि इंग्लिश का संबंध किस भाषा के परिवार से है, कौन से भाषाई परिवार से इंग्लिश संबंध रखता है। चलिए ऑप्शन क्या क्या आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अमेरिकन इंडियन, इंडो यूरोपियन, ठीक है ना, इंडियन ऑस्ट्रेलियन और इंडो पाकिस्तानी। किस फैमिली लैंग्वेज के किस फैमिली से इंग्लिश बिलोंग करता है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये जो इंडो यूरोपियन नाम के ये लैंग्वेज से ये संबंध रखता है। यानी कि हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए 5 का राइट आंसर बी होना चाहिए, ठीक है ना। इंग्लिश का संबंध अमेरिकन इंडियन से नहीं है, चलिए कैंसिल। इंडियन ऑस्ट्रेलियन से नहीं है, इंडो पाकिस्तानी ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इंडो यूरोपियन ये मतलब ग्रुप के ये भाषा में ये आते हैं जिसका नाम हम लोग इंग्लिश के रूप में जानते हैं। यानी कि 5 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइए 6 में करेक्ट, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि जो ओल्ड इंग्लिश जो पीरियड था उसकी क्या विशेषता थी, ठीक है ना। जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था उसकी क्या विशेषता थी, वोकैबुलरी उसकी विशेषता थी, उसकी मूड विशेषता थी, उसकी विशेषता इन्फ्लेक्शन थी और उसकी विशेषता जेंडर थी। देखिए ओल्ड इंग्लिश पीरियड में है ना इन्फ्लेक्शन का बोलबाला था। इन्फ्लेक्शन का मतलब विभक्ति है ना जो किसी वर्ड के अंत में लगा दिया जाता है। जैसे कि देखिए अगर मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि बुक एक सिंगुलर है और बुक्स क्या है प्लूरल हो गया, तो ये जो एस को ना हम लोग इन्फ्लेक्शंस कहते हैं। इन्फ्लेक्शंस जो होता है ना वर्ड के अंत में ऐड किया जाता है, ठीक है ना। जैसे बुक एक सिंगुलर है, बुक्स प्लूरल हो गया, तो एस इसमें क्या कहलाएगा, एस का इसमें इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। एस कहलाएगा कि बुक में एस जो है ना इन्फ्लेक्शन है। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ना वर्ब में, एडजेक्टिव में, प्रोनाउन में, नाउन में केवल इन्फ्लेक्शंस देखा गया था। जो मतलब इन्फ्लेक्शन के लार्ज सेट का इस्तेमाल होता था ओल्ड इंग्लिश पीरियड के दौरान। यानी कि जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है उसकी विशेषता थी इन्फ्लेक्शन, जिसको हम हिंदी में विभक्ति कहते हैं। तो इसका मतलब है कि 6 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइए नंबर 7 में करेक्ट, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश, जो अंग्रेजी के जो नए किस्म थे that have emerged in different parts of the world is called, यानी कि जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो न्यू इंग्लिश जो इमर्ज हुआ, जो प्रकट हुआ, जो पनपा है ना, वो क्या कहलाता है। सेकेंड लैंग्वेज कहलाता है, न्यू इंग्लिश कहलाता है, अमेरिकन इंग्लिश कहलाता है, नॉन ऑफ दिस कहलाता है, क्या कहलाता है। तो जो न्यू वेराइटीज जो दुनिया में, दुनिया के विभिन्न भागों में जो अंग्रेजी के जो न्यू वेराइटीज जो डेवलप हुए, जो इमर्ज हुए, उनको कहा जाता है न्यू इंग्लिश, उनको न्यू इंग्लिश के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये जो दुनिया के विभिन्न भागों में जो इंग्लिश का जो विकास हुआ उसको हम न्यू इंग्लिश के नाम से जानते हैं। यानी कि हमारा जो राइट आंसर 7 का राइट आंसर बी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में करेक्ट, इंग्लिश इज, इंग्लिश क्या है ना, विंडो टू द वर्ल्ड, हिंड्रेंस इन प्रोग्रेस, ब्लेसिंग इन डिसगाइज और डिसग्रेस टू द वर्ल्ड। इंग्लिश को क्या समझा जाता है, दुनिया के लिए अपमान का चीज है, ऐसा तो है नहीं। डिसग्रेस का मतलब अपमान, ठीक है ना, डिसग्रेस का मतलब अपमान, दुनिया के लिए अपमान का चीज है, यानी कि ऑप्शन गलत। ब्लेसिंग इन डिसगाइज मतलब घाटे में लाभ है ना, ब्लेसिंग इन डिसगाइज एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है घाटे में लाभ। तो अंग्रेजी कोई घाटा का चीज है जिसमें आप लाभ देखते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए हमें ज्ञान नहीं है, ठीक है ना, हम बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं है, लेकिन कुछ कॉमन सेंस से क्वेश्चन को डील करने की कोशिश किया जा रहा है। आप एग्जामिनेशन हॉल में सारा चीज तो याद नहीं रख सकते हैं, कुछ आपको अपने आईक्यू का इस्तेमाल करके वो क्वेश्चन को हल करने होंगे। तो क्या आप वो दुनिया के लिए अपमान का चीज है अंग्रेजी, ऐसा नहीं है। कोई भाषा किसी के लिए अपमान का चीज नहीं होता है, कोई भाषा घाटे में लाभ का सौदा नहीं होता है। हिंड्रेंस इन प्रोग्रेस अंग्रेजी क्या मतलब कि विकास में बाधा है, नहीं है ना। हिंड्रेंस का मतलब बाधा, रुकावट, क्या विकास में रुकावट है, नहीं। तो क्या है ये विंडो टू द वर्ल्ड है, दुनिया के लिए खिड़की का काम करता है। यहाँ कहने का सेंस क्या है, आज दुनिया भर के जितने भी ट्रेड होते हैं, व्यापार होते हैं, जो साइंटिफिक जो लेखन होता है दुनिया के, मतलब कि मोटा मोटी शब्दों में कहें तो हर काम
जो इंटरनेशनल लेवल पर जो काम होते हैं, वो चाहे डिप्लोमेसी हो, हमारा दूसरे देशों से संबंध हो, या आप जो कुछ भी कह लीजिए, वो सारा इंग्लिश के माध्यम से ही होता है। इसलिए इसको कहा गया है विंडो टू द वर्ल्ड। ये दुनिया के लिए खिड़की का काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इंग्लिश क्या है, तो विंडो टू द वर्ल्ड है, और इसका 8 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में करेंगे, मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटेन बाय। मैकबेथ एक नाटक है, बहुत फेमस ड्रामा है ये, और जूलियस सीजर भी इसी तरह से है। ये लिखा गया है किसके द्वारा? गोल्ड स्मिथ, बेन जॉनसन, शेक्सपियर और शेरिडन। मैकबेथ और जूलियस सीजर के जो लेखक हैं वो शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर। ठीक है ना। चलिए, यानी कि हमारा जो 9 का राइट आंसर होगा वो सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे क्या, द नेम अगस्टन है ना वाज गिवन टू द अर्ली सेंचुरी। किस शताब्दी को अगस्टन पीरियड के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना। किस शताब्दी, कह रहे कि किस सेंचुरी को अगस्टन पीरियड के नाम से जाना जाता है? तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 18वीं सदी के जो समय था उसको अगस्टन पीरियड के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमारा राइट आंसर बी होना चाहिए। 10 का राइट आंसर बी होगा। 18th सेंचुरी जो था उसको अगस्टन पीरियड भी कहा जाता है। चलिए 10 का आंसर बी होगा। 11 में आते हैं, करें क्या, द ईयर है ना एडी 1066 यानी कि 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द पीरियड। वो किसका अंत समझा जाता है? 1066 में किसका अंत हुआ था? ठीक है, मिडिल इंग्लिश का अंत हुआ था, ओल्ड इंग्लिश का अंत हुआ था, मॉडर्न इंग्लिश का अंत हुआ था, नॉन ऑफ दिस, इसमें से किसी का अंत नहीं हुआ था। तो देखिए, अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो ओल्ड इंग्लिश है ये 449 एडी में शुरू हुआ, इसके स्टार्टिंग जो साल है वो 449 एडी है, और 1066 एडी में वो समाप्त हो गया। यानी कि ये जो 1066 एडी किसके समाप्ति का संकेत है? तो ओल्ड इंग्लिश के समाप्ति का संकेत है। ठीक है, यानी कि हमारा 11 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 11 का राइट आंसर बी होना चाहिए। आइए 12 में कह रहा क्या, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटे छोटे चीजों की ईश्वर, इसका हिंदी ये हुआ, इज रिटेन बाई, ये किसके द्वारा लिखा गया है? अनीता देसाई, कमला दास, तोरू दत्त और अरुंधति राय। देखिए, जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक बहुत ही फेमस किताब अपने समय का था। इसके जो लेखिका थी वो है अरुंधति राय, और इनको मान बुकर अवार्ड, मान बुकर पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार समझा जाता है, इसी किताब के लिए है ना अरुंधति राय को मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। मान बुकर पुरस्कार दिया गया था, केवल बुकर अवार्ड भी कह सकते हैं, मान की शायद मान अभी हाल के डेट में मान रखा गया, मतलब बुकर अवार्ड, आप इसको ऐसे समझे, बुकर अवार्ड। इसी किताब के लिए अरुंधति राय को बुकर अवार्ड दिया गया था। तो इसका मतलब है कि जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो लेखक हैं, लेखिका हैं, वो अरुंधति राय हैं। तो 12 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइए 13 नंबर में करेक्ट, अनटचेबल, ये किताब का नाम है। ठीक है ना। एंड कूली आर रिटेन बाय, अनटचेबल और कूली के लेखक कौन है? ठीक है, गिरीश कर्नाड, रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और एस सी चटर्जी। इसमें से कौन से जो है वो अनटचेबल और कूली के लेखक हैं? देखिए, इसमें ऑप्शंस थोड़ा सा गलत हो गया, मुल्क राज आनंद होना चाहिए। ठीक है ना। इसके जो लेखक है ना, ये ऑप्शन डी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। ठीक है ना। इसके जो लेखक हैं वो मुल्क राजा आनंद होना चाहिए, मुल्क है ना राज आनंद होना चाहिए। ठीक है ना। मुल्क राज आनंद जो थे वो अनटचेबल और कूली के वो लेखक थे। चलिए, इसका राइट आंसर मुल्क राज आनंद होना चाहिए। ठीक है ना। यानी कि 13 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। ये मुल्क राज आनंद का फेमस किताब है अनटचेबल। अनटचेबल एक बहुत ही फेमस किताब है। चलिए, नंबर हमारा आंसर जो होगा वो 13 का राइट आंसर डी होगा। 14 में आते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। किसके विकास में है ना प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आना बड़ा हेल्प उसको किया? मतलब क्या कहा गया कि मिडिल इंग्लिश के विकास में, मॉडर्न इंग्लिश के विकास में, ओल्ड इंग्लिश के विकास में, किसके विकास में है ना प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी जो आया था कैक्सटन द्वारा वो हेल्प किया? किसके विकास को हेल्प किया? तो जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि मॉडर्न इंग्लिश का जो विकास हुआ उसमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ी भूमिका थी। अब लोग पढ़ने लगे, नए नए किताब छपने लगे, तो इस तरह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ा, लिटरेसी बढ़ी,
तो प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी था वो मॉडर्न इंग्लिश के डेवलपमेंट में काफी मदद किया। यानी कि हमारा जो राइट आंसर 14 का राइट आंसर बी होना चाहिए। आइए 15 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट। जो भाषा है, ओल्ड इंग्लिश का जो भाषा है वो अलग दिखता है। क्योंकि इसके स्पेलिंग और वोकैबुलरी के कारण, ओरल लैंग्वेज के कारण, लिंग्विस्टिक अपील के कारण, राइटिंग स्किल के कारण। किस कारण से पूछ रहा है क्या कि किस कारण से ओल्ड इंग्लिश आज की अंग्रेजी से एकदम अलग दिखाई देता है। अगर ओल्ड इंग्लिश अगर लिखा हुआ अगर आप चीज देखेंगे तो आप बहुत मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या है ना। ओल्ड इंग्लिश को समझना बहुत मुश्किल है उसके वोकैबुलरी और स्पेलिंग की वजह से। यानी कि इसका राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। उसका बहुत ही अनफेमिलियर स्पेलिंग है, वैसे स्पेलिंग जिससे हम फेमिलियर नहीं, जिससे हम परिचित नहीं है ना। उसका जो वोकैबुलरी है एकदम मतलब एलियन वोकैबुलरी है। तो कहने का मतलब है कि उसके स्पेलिंग और वोकैबुलरी के कारण है ना, बहुत ही मतलब समझिए अनफेमिलियर टाइप का, वियर्ड टाइप का उसका स्पेलिंग और वोकैबुलरी है। इस कारण से जो ओल्ड इंग्लिश है वो डिफरेंट नजर आता है आज की अंग्रेजी से। ठीक है, यानी कि हमारा 15 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कह रहे क्या, द हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। किस चीज का अंग्रेजी भाषा पर है ना दूरगामी प्रभाव पड़ा है ना। किस चीज का अंग्रेजी भाषा पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। किस चीज ने अंग्रेजी भाषा पर दूरगामी प्रभाव डाला, हम ऐसे भी कह सकते हैं। रिनेसांस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और इंडस्ट्री। इसमें से कौन सा चीज इंग्लिश लैंग्वेज को मतलब प्रभावित किया, उस पर दूरगामी असर किया, तो वह है रिनेसांस, जिसको हम हिंदी में पुनर्जागरण कहते हैं। जिसको हम हिंदी में पुनर्जागरण कहते हैं, आप ऐसे समझिए। पुनर्जागरण का अंग्रेजी के विकास पर काफी प्रभाव पड़ा, जिसको हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक है ना। तो रिनेसांस का अंग्रेजी के ऊपर है ना एक दूरगामी प्रभाव पड़ा, यानी कि 16 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो ए होगा। आइए नंबर 17 में कह रहा है, इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन। किस देश में अंग्रेजी को, इस अंग्रेजी का यूज फॉरेन लैंग्वेज के रूप में करते हैं। देखिए अंग्रेजी के 3 तरह के यूज है। एक तो है मदर टंग के रूप में, जैसे इंग्लैंड में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, ये सब में जो इंग्लिश का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है, मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज। मदर टंग या हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि वहां का जो प्रथम भाषा है वो इंग्लिश है। इन देशों में जो प्रथम भाषा है जैसे कि कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन देशों में जो इंग्लिश है वो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल होता है। भारत और अफ्रीकी देशों में, अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं और भारत में इंग्लिश जो है ना वो सेकंड लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, जो ऑफिशियल वो सेकंड लैंग्वेज है अंग्रेजी। ठीक है। चाइना में क्या है ना कि अंग्रेजी को हम एज ए फॉरेन लैंग्वेज के रूप में देखते हैं। वहां पर जो पढ़ाई होती है ना इंग्लिश की एज ए फॉरेन लैंग्वेज के रूप में होती है। हमारे यहाँ सेकंड लैंग्वेज के रूप में होती है। न्यूजीलैंड जैसे देशों में वो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में होती है। तो कह रहे क्या कि इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन, किस देश में अंग्रेजी फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल होती है, तो इसका आंसर होना चाहिए चाइना। चाइना है, जापान है, इन देशों में, ठीक है ना, सिंगापुर है, इन देशों में इंग्लिश का इस्तेमाल होता है एज ए फॉरेन लैंग्वेज। यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा 17 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आइए 18 नंबर में, करेक्ट, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज्ड आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड। मतलब कि जो ब्रिटिश जो एम्पायर, जो ब्रिटिश साम्राज्य के जो कॉलोनी थे, उनके जो उपनिवेश थे, उनके क्या होने के बाद, ठीक है ना, जो न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश पनपा। तो देखिए अगर केवल ब्रिटिश एम्पायर देता, ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर किया था पावर, लेकिन कॉलोनीज क्या हुआ, कॉलोनीज का सप्रेशन हुआ था, दमन हुआ था, कॉलोनीज का सप्रेशन हुआ था। यानी कि ब्रिटिश एम्पायर के जो उपनिवेश थे उनके दमन के बाद अगर ब्रिटिश एम्पायर पूछता, कॉलोनीज नहीं होता, तो इसका आंसर पावर होता। लेकिन चूंकि बात कॉलोनीज की हो रही है अतः इसका आंसर जो होगा वो सप्रेशन होगा। यानी कि 18 का आंसर जो होगा वो डी होगा। नंबर आते 19 में, करेक्ट, वाज डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश। किसका मिडिल इंग्लिश के ऊपर जबरदस्त प्रभाव पड़ा, है ना, किस चीज का मिडिल इंग्लिश के ऊपर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। देखिए इसमें जो ऑप्शन में दिया है,
लैटिन, संस्कृत, स्कैंडिनेवियन और ग्रीक। तो जबरदस्त प्रभाव पड़ा था लैटिन का मिडिल इंग्लिश पर। मिडिल इंग्लिश का जो प्रभावशाली जो विशेषता थी वो लैटिन का वहां पर यूज बहुत हुआ। लेकिन अगर इसमें अगर ऑप्शन में फ्रेंच होता तो लैटिन से भी ज्यादा असर पड़ा फ्रेंच का। फ्रेंच तो है नहीं, लेकिन अगर इसमें फ्रेंच और लैटिन दोनों दे दे और कहे कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका पड़ा मिडिल इंग्लिश के ऊपर, तो फ्रेंच भाषा का पड़ा था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद। चलिए, यानी कि फ्रेंच तो है नहीं, तो हमें फ्रेंच के बारे में सोचना भी नहीं है, यानी कि हमारा 19 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आइएगा अगला करेंगे, हु रोट आर्म्स एंड द मैन, किसने लिखा था ये किताब? बहुत फेमस किताब है आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन के लेखक कौन है? ग्रेट है ना, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन और विलियम शेक्सपियर। तो आर्म्स एंड मैन फेमस किताब है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, ठीक है ना, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का फेमस किताब है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 20 सवाल को किया। आप इसे एक बार जरूर शुरू से अंत तक देखें। अगर आपको कहीं समस्या हो बात को समझने में, अगर आपको और ज्यादा विस्तार से अगर समझने की जरूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार को जरूर रखें, ठीक है ना, उसके लिए स्टेप लिया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर कर ले, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए हम लेकर आएंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।